नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास में अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में जो प्रथम 3 अध्याय है उनमें संपत्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। अरस्तु संपत्ति को व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में 2 वर्गों, सैनिकों तथा शासकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है, ये हम सभी जानते हैं, जिसको प्लेटो ने नाम दिया था संरक्षक वर्ग। और संरक्षक वर्ग को संपत्ति से बिल्कुल उन्होंने संपत्ति रखने से मना कर दिया था या संपत्ति से वंचित किया था। परंतु अरस्तु समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को अत्यंत आवश्यक मानता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का साधन है, उसके आनंद का स्रोत है और उसे अनेक उत्तम एवं नैतिक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता तथा योग्यताओं का विकास करने के लिए कुछ व्यक्तिगत संपत्ति अवश्य मिलनी चाहिए। यदि उसे यह न दी जाए तो उसका विकास अवरुद्ध होगा तथा अंततोगत्वा इससे राज्य को हानि उठानी पड़ेगी। अरस्तु के अनुसार यदि संपत्ति का अर्थ हम समझें तो अरस्तु ने कहा कि संपत्ति परिवार का एक अंग होती है तथा संपत्ति प्राप्त करने की कला गृह प्रबंध का एक अंग होती है। संपत्ति की परिभाषा करते हुए उसने लिखा कि संपत्ति उन वस्तुओं का संग्रह है जो राज्य या परिवार में जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक और उपयोगी होती है। मानव जीवन को सुखी बनाने वाला महत्वपूर्ण साधन मानते हुए वह संपत्ति के बारे में लिखता है। संपत्ति परिवार व राज्य में प्रयोग किए जाने वाले साधनों या उपकरणों का संग्रह है। संपत्ति के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाती है जो परिवार के सदस्यों के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होती है। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, मकान की आवश्यकता होती है। अतः अरस्तु के अनुसार ये सभी संपत्ति के ही भाग हैं। फिर उन्होंने संपत्ति के उद्देश्य और औचित्य के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए और ये कहा कि निजी संपत्ति की व्यवस्था का प्रबल समर्थन करता हूँ और उसके अभिमत में निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु का तो विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं एवं रीति रिवाजों द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानून द्वारा नियंत्रित हो। निजी संपत्ति के औचित्य के पक्ष में अरस्तु ने कई तर्क दिए हैं। सबसे पहला तर्क वो ये देते हैं कि यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। व्यक्ति उस समय निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करेंगे जबकि उनका निजी स्वार्थ उसमें निहित होगा। इस प्रकार व्यक्ति के कठिन परिश्रम से संपूर्ण समाज को लाभ मिलेगा। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि यह परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए भी जरूरी है। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है। तीसरी बात अरस्तु ने कही कि संपत्ति मित्रता, उदारता, अतिथि सत्कार आदि के समान सद्गुणों को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है। संपत्ति से वंचित व्यक्ति उन अनेक लाभों से वंचित हो जाता है जो संपत्ति के होने से अचानक ही उसे प्राप्त होते हैं तथा संपत्ति होने पर व्यक्ति अनेक नैतिक अच्छाइयों, दानशीलता, उदारता, अनेक प्रकार के आत्मसंतोष एवं प्राकृतिक आनंद का लाभ उठा सकता है। अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है। संपत्ति सुख का एक साधन है, क्योंकि
सभी या लगभग सभी व्यक्ति संपत्ति से प्रेम करते हैं। निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। संपत्तिहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति होती है वे इसकी रक्षा के लिए राज्य की ओर देखते हैं और राज्य के कार्यों में रुचि लेते हैं। जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वे इसका प्रबंध करना भी जानते हैं और अपने इस प्रकार के अनुभव के आधार पर राज्य के प्रबंध में उपयोगी रूप से भाग ले सकते हैं। इसी कारण अरस्तु नागरिकता का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहता है जिनके पास निजी संपत्ति हो। तो अरस्तु ने संपत्ति का पुरजोर समर्थन किया और ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में संपत्ति होनी चाहिए, निजी संपत्ति होना अत्यंत आवश्यक है। और प्लेटो ने जो संपत्ति का साम्यवाद दिया, परिवार का साम्यवाद दिया, उसकी कटु आलोचना भी अरस्तु ने की है। संपत्ति के प्रकार के बारे में यदि हम जानें तो अरस्तु ने यह कहा कि ये 2 प्रकार की होती है, संपत्ति सजीव और दूसरा प्रकार है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में जैसे दास, सेवक, बैल, गाय, घोड़े आदि, और निर्जीव संपत्ति में जैसे खेत, मकान, मुद्रा है, कृषि है या कृषि के औजार हैं, ये सारी निर्जीव संपत्ति में उन्होंने स्वीकार किया। फिर उन्होंने ये बताया कि संपत्ति की विशेषताओं के बारे में कुछ बातें कहते हैं वो, जिसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो समाज की स्वीकृति और दूसरा है राज्य का संरक्षण। समाज की स्वीकृति, जैसे संपत्ति समाज द्वारा स्वीकृत होनी अत्यंत आवश्यक है। अरस्तु उस वस्तु को संपत्ति नहीं मानता जो समाज की दृष्टि में संपत्ति नहीं है, भले ही किसी व्यक्ति या वर्ग का उस पर अधिकार हो और वह उनकी किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हो। तो इस तरह हम देखते हैं अरस्तु समाज को बहुत अधिक महत्व देते हैं। दूसरी बात, राज्य का संरक्षण। संपत्ति को राज्य का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत संपत्ति हो अथवा सार्वजनिक संपत्ति। तो संपत्ति को इसी आधार पर वो स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जिसे समाज और राज्य दोनों के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। संपत्ति की कुछ सीमाएं भी अरस्तु ने बताई और ये कहा कि निजी संपत्ति जरूरी है, किंतु वह संपत्ति को एक साधन मात्र मानता है और उसके अनुसार संपत्ति की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, जैसे प्रत्येक परिवार में उतनी संपत्ति होनी चाहिए जितनी उसके समुचित जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का होना उतना ही बुरा है जितना कि आवश्यकता से कम होना। अरस्तु ने संपत्ति की सीमा को कई तरह के उदाहरण देकर स्पष्ट किया। उन्होंने ये कहा कि अपना कार्य करने के लिए हथौड़ा भारी होना चाहिए, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि लोहार उसे अधिक से अधिक भारी बना दे। जो कार्य हथौड़े द्वारा किया जाना है वही कार्य उसके भार को सीमित कर देता है और अच्छा लोहार इस सीमा को ध्यान में रखता है। इसी उदाहरण से अरस्तु का अभिप्राय है कि जिस प्रकार हथौड़े का भार उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से सीमित होता है, उसी प्रकार संपत्ति की सीमा उसके उस कार्य से निश्चित की जानी चाहिए जो उसके द्वारा किया जाना है। जिस प्रकार आवश्यकता से अधिक भारी हथौड़ा बनाना गलती है, उसी प्रकार उससे अधिक संपत्ति का संचय करना गलती है, जितनी कि समुचित जीवन के लिए आवश्यक है। अरस्तु के शब्दों में अत्यधिक संपत्ति का संचय करना उतनी ही बड़ी गलती है जितनी अत्यधिक भारी हथौड़ा बनाना। तो संपत्ति की सीमाएं भी उन्होंने बताई और ये कहा कि आवश्यकताओं के अनुसार ही संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति एक साधन है, साध्य नहीं है। साधन को साध्य से सीमित होना चाहिए, तभी उसकी उपयोगिता और सार्थकता कायम रह सकती है। असीमित संपत्ति नैतिकता का हनन करती है, मनुष्य को उसके असल या जो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है उससे विमुख करती है और इसके चक्कर में पड़कर मनुष्य लालची, कृपण, विलासी तथा अन्य अनेक दुर्गुणों का शिकार हो जाता है। अतः संपत्ति उतनी ही मात्रा में संचित की जानी चाहिए जितनी समुचित जीवन के लिए आवश्यक है।
संपत्ति के उपार्जन के बारे में अरस्तु कहते हैं कि प्राकृतिक विधि और अप्राकृतिक विधि के दो तरीके बताए उन्होंने। संपत्ति के उत्पादन के लिए अपने श्रम और प्रकृति पर निर्भर रहना प्राकृतिक विधि से संपत्ति उपार्जन करने का तरीका है। प्राकृतिक उपायों के अंतर्गत उन कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसके आधार पर जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कृषि, पशुपालन, शिकार, इन सभी को इसी श्रेणी में रखा जाता है। अप्राकृतिक विधि में व्यक्ति संपत्ति के उत्पादन के लिए अपने परिश्रम और प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे अपने ही श्रम पर निर्भर रहने वाले व्यवसायों को न करके दूसरे व्यक्तियों से अनुचित रूप से धन का अर्जन करने वाले व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। अरस्तु व्यापार को संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है क्योंकि इसका उद्देश्य संपत्ति का संग्रह होता है। व्यवसाय में अत्यधिक मुनाफा कमाकर अपार संपत्ति संग्रह का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए अरस्तु इसे संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है। इसी तरह उन्होंने संपत्ति के वितरण और स्वामित्व के बारे में भी अपनी बात कही। अरस्तु धन के दूषित वातावरण और आर्थिक विषमता को रोकने के लिए 3 वैकल्पिक व्यवस्थाओं का वर्णन करता है। पहली व्यवस्था अरस्तु ने बताई कि भू संपत्ति वैयक्तिक हो किंतु इसका उपयोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपयोग कर सकें। संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपयोग वैयक्तिक हो, संपत्ति सामूहिक हो और इसका उपयोग भी सामूहिक हो। अरस्तु इन तीनों में से पहले विकल्प के पक्ष में है। उसका कथन है कि संपत्ति का स्वामित्व चाहे व्यक्तिगत हो परंतु उसका उपयोग सामूहिक रूप से होना चाहिए। सामूहिक उपयोग के द्वारा समाज संपत्ति के दोषों व दुर्गुणों से बचा रहेगा, परंतु क्या व्यक्तिगत स्वामित्व और सामूहिक उपभोग दोनों साथ साथ संभव है? इस संबंध में अरस्तु ने स्पष्ट भी किया है कि भूखंड पृथक व्यक्तियों की संपत्ति रहे पर उनकी उपज सबके उपभोग के लिए एक सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित की जाए। देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था उस समय भी अरस्तु ने, और उनके विचारों के अनुसार भूमि पर सबका समान अधिकार हो और उपज बांट दी जाए, अथवा भूमि सब व्यक्तियों में समान रूप से बांट दी जाए तथा उसकी उपज स्वयं ही उसको समान प्राप्त होगी। दूसरे और तीसरे विकल्प का खंडन अरस्तु स्वयं करते हैं कि जो वस्तु सबकी होती है वह वास्तव में किसी की नहीं होती, और यदि किसी वस्तु के सभी स्वामी होते हैं तो किसी में भी उसके प्रति उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती, और यदि सब व्यक्तियों को अपने परिश्रम के अनुपात में पुरस्कार नहीं मिलता तो उनमें पारस्परिक संघर्ष या वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन तो करते हैं पर इसके साथ ही उसने इस संपत्ति के वितरण में बहुत कुछ सीमा तक असमानता को भी आवश्यक बताया है। इस विषय में उनका तर्क भी रहा कि संपत्ति का असमान वितरण धनी व्यक्तियों के लिए जनसेवा के अवसर सुलभ बनाता है। यदि धन का असमान विभाजन न हो तो सार्वजनिक कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों का कहीं चिन्ह भी नहीं मिलता। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि संपत्ति के वितरण में अत्यधिक विषमता हो, इसके विपरीत वह व्यक्तिगत संपत्ति का विभाजन निश्चित सीमाओं के अंतर्गत जाता है। विभाजन में अत्यधिक असमानता वर्ग संघर्षों और क्रांतियों को जन्म देती है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति की समुचित व्यवस्था करना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही एक ऐसा विषय है जिससे सर्वदा क्रांतियाँ उत्पन्न होती है। धन्यवाद।